दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विजय दिवाकर। चलिए हम बताते हैं आपको कक्षा 12वीं भूगोल नवंबर का असाइनमेंट। भूगोल का असाइनमेंट नवंबर का, आप ध्यान दीजिए। कक्षा 12वीं प्रश्न पहला, ग्रामीण बस्ती के रेखीय प्रतिरूप का चित्र बनाइए। तो यहां पर है इसका उत्तर, रेखीय प्रतिरूप। प्रायः आप सभी देखे होंगे गांव की घर सामान्यतः नदी किनारे या दूर इलाके में या सड़कों के किनारे अंदर छोटी छोटी गली के किनारे किनारे घरों की बसाहट होती है, या गांव में तालाब के पास घरों की बसाहट होती है जो एक सीधी किनारे किनारे छोटे मकान बने होते हैं। आप चित्र में देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक छोटा सा मैंने गली बना दिया और इसके किनारे किनारे मैंने सड़क कर दिया, तो ये हो जाएगा रेखीय प्रतिरूप, माने थोड़ा रेखा में होता है ये। इस तरह से अगर हम इसके और भी अन्य प्रतिरूप की बात करें तो दूसरा आता है त्रिभुजाकार प्रतिरूप। मतलब क्या होते हैं, सड़कें जो है आकर के जुड़ जाती है और ये त्रिभुजाकार रूप धारण कर लेता है और इसके चारों तरफ कहना चाहिए घर बसाहट बसे होते हैं और बीच में कुछ तालाब या खेत खलिहान वगैरह होती है या कुछ जंगल झाड़ियां होती है और इस तरह से सड़कें आकर के घिरी होती हैं। तो ये कहलाती है आपका त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहलाती है। या बीच में बहुत सारे बस्ती होते हैं लेकिन इसकी जो सड़कें होती हैं तीन तरफ से चारों तरफ से जुड़े होती है कहना चाहिए, तो ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप हो गया। इस प्रकार के प्रतिरूप जहां सड़कें मिलते हैं, पर्वतीय प्रदेश में सड़क तथा नदी के आसपास त्रिभुजाकार क्षेत्र में गांव में घरों की बसाहट सामान्यतः होती है। अब आती है तीसरा है अरीय प्रतिरूप। विभिन्न दिशाओं से सड़कें आकर के एक जगह मिलती है, इस स्थान को केंद्र मानकर इससे निकले मार्गों के किनारे मकान घरों की बसाहट होती है, ये अरीय प्रतिरूप कहलाता है। सीढ़ी नुमा प्रतिरूप, पर्वत किनारे ढलानों पर आप टीवी वगैरह मोबाइल में देखे होंगे, पर्वत के किनारे जो होते हैं वो घर ऊपर होते हैं, फिर उसके नीचे में घर पाया जाता है कहना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ दूरी पर उसके और नीचे ढलानों में घर पाए जाते हैं। इस तरह से लोग खेती भी करते हैं कहना चाहिए। तो सीढ़ी नुमा होता है, दूर से देखेंगे तो आप बिल्कुल ये सीढ़ी नुमा दिखता है। जैसे कि अपन केदारनाथ की तरफ जाते हैं, उत्तराखंड की तरफ, तो इस तरह से जो घर होते हैं वो दूर से देखने पर सीढ़ी नुमा नजर आते हैं कहना चाहिए। तो ये है पर्वत किनारे ढलानों पर जो बसाहट होती है उसे सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहते हैं। पांचवा हो गया वृत्तीय प्रतिरूप। गांव में बड़े बड़े तालाब के किनारे चारों तरफ वृत्ताकार घरों की बसाहट होती है। मतलब कहना चाहिए बड़ा सा तालाब रहता है और उसके चारों ओर कहना चाहिए घर बने रहते हैं और ये बिल्कुल एक सर्किल में होता है, एक वृत्त जैसा नजर आता है। अगर इसका आप सैटेलाइट से देखेंगे, सैटेलाइट चित्र, तो बिल्कुल सर्किल जैसा नजर आएगा आपको। तो ये होती है वृत्तीय प्रतिरूप। अब चौका पट्टी प्रतिरूप की बात करते हैं, माने एक चौकोर जैसा सिस्टम होता है जहां पर सड़कें आकर 90 डिग्री में 90 अंश की कोण पर काटती हैं, तो ये एक कहना चाहिए चौक बन जाता है कहना चाहिए। तो इनके चारों ओर के शाखाओं पर भी मकान बने होते हैं कभी कभी और ये सब शाखाओं के किनारे चौका पट्टी के रूप में बसाहट होती है। सातवां आ गया आपका आयताकार प्रतिरूप। ये आयत की रूपरेखा में बनती है कहना चाहिए। कभी कभी गांव में तो ऐसा कम रहता है आयताकार प्रतिरूप, लेकिन कभी कभी किसी किसी जगह पर इस तरह से आयताकार प्रतिरूप देखने को भी मिल जाता है। गाँव में भी, शहरों में ज्यादा खास करके आयताकार प्रतिरूप मिलता है लेकिन गाँव में कम रहता है, क्योंकि गाँव की जो बसाहट होती है उतना ज्यादा सिस्टमेटिक नहीं होती। जहाँ अपना खेत खलिहान मिला, जहाँ अपना बढ़िया से जमीन मिला, वहाँ पर लोग बाग जो है अपनी सुविधा अनुसार बसा लेते हैं कहना चाहिए। और शहर का तो क्या होता है, एक सिस्टमेटिक बसाया जाता है। तो इस तरह से कहना चाहिए अलग अलग बसाहट की प्रतिरूप को हमने आपको बताया यहाँ पर। अब चलिए प्रश्न दूसरा की बात करते हैं। तो प्रश्न दूसरा है ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर। आप सब जान रहे होंगे, आप गांव भी देखे हैं, शहर भी देखे हैं, दोनों जगह की बसाहट के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत डिफरेंस होती है। गाँव में क्या होता है, गाँव की बस्ती के जो घर होते हैं मिट्टी के बने होते हैं, बांस के, लकड़ियों के, कच्चे वस्तुओं से बने होते हैं। हालांकि आजकल तो कहना चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान भी गांव में पहुंच गए हैं कहना चाहिए, और किसी किसी बड़े बड़े गौटिया लोग का तो पक्के मकान होते हैं गांव में। लेकिन अगर हम बात करें सामान्य घर की बात करें तो मिट्टी के घर ही, आज से अगर 20 साल पहले हम चले जाएं तो कहना चाहिए मिट्टी के ही घर थे 90% लोगों का। इस तरह से नगरीय बस्ती की बात करें तो नगर के घर तो पक्के मकान होते हैं, पक्के ईंटों के बने होते हैं, छतदार होती है, बिल्कुल लेंटर की घर होती है, लोहा सीमेंट से बना होता है। तो ये दोनों की बस्ती में बहुत डिफरेंस हो गया कहना चाहिए। आप ग्रामीण बस्ती में जाएंगे तो वहाँ के लोग कृषि करते हुए मिलेंगे आपको, मजदूरी करते हुए मिलेंगे, या शहर की तरफ पलायन करते हैं लोग मजदूरी के लिए, या अन्य छोटे छोटे कार्यों में वो लोग लगे रहते हैं, अपने छोटे छोटे कुटीर उद्योग वगैरह में, सामान्य चीज़ों में वो लोग लगे रहते हैं, बाड़ी लगाना, अन्य प्रकार के मिट्टी के काम में लगे होते हैं। इसी तरह से नगरीय बस्ती के लोग अगर हम देखें तो वहाँ पर बड़े बिजनेस होते हैं, वहाँ पर बड़े व्यापार करने वाले लोग होते हैं, नौकरी पेशा करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, सब अपने में मस्त रहते हैं और सब अपने में मगन रहते हैं, कोई किसी से लेना देना मतलब नहीं रहता है शहरों में, नगरों में।
तीसरा हो गया, इस बस्ती में सामान्य हैंडपंप मिलेगा आपको, तालाब मिलेगा, बाड़ियाँ मिलेगा, बिजली का स्ट्रीट लाइट में व्यवस्था कम रहेगा, भले बिजली खंभे दिख जाएंगे लेकिन स्ट्रीट लाइट हर चौक चौराहे में आपको नहीं मिलेगा, हर खंभे में आपको लैंप नहीं मिलेगा। लेकिन आप नगरी बस्ती में जाएंगे तो वहाँ थोड़ा सा बिजली की सुविधा अच्छा रहता है। नगरी बस्ती में पानी टंकी मिलेगा आपको, पाइपलाइन मिलेगा, विद्युत की अच्छी व्यवस्था मिलेगा आपको, सड़कें थोड़ा चौड़ी सीसी रोड मिलेगा आपको, डामरीकरण भी मिल सकता है। तो इस तरह से हालांकि गांव में भी आजकल सीसी रोड पहुंच रहा है, मतलब धीरे धीरे गांव का भी विकास होने लगा है। लेकिन अगर हम अंतर देखा जाए तो इस तरह से डिफरेंस हम बता सकते हैं। चौथा है इसमें सहयोग, और गांव में देखा जाए तो सहयोग और सहकारिता की भावना अधिक होती है। गांव में क्या होती है, ग्रामीण बस्ती में सब मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, एक दूसरे से पूछ परख, एक दूसरे से मोहल्ला पारा के साथ बिल्कुल एक दूसरे से किसी चीज़ों का आदान प्रदान के साथ पूछ परख, बैठना उठना ज़्यादा रहता है। जबकि नगरी बस्ती में ऐसा नहीं रहता है, उसमें उन्नत संस्कृति और सुविधा संपन्न तो रहता ही है, लेकिन इस तरह से एक दूसरे से मेल जुल जो है बाहरी रखते हैं, कहना चाहिए इस तरह से एकदम घनिष्ठता नहीं रहती है, एक दूसरे घर उतना ज़्यादा आवागमन भी नहीं रहता, सब अपने अपने परिवार फैमिली में ही मस्त रहते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न दूसरा का उत्तर। प्रश्न तीसरा की बात करें यहाँ पर, तो हम आपको बता दें, अभी तक आप हमारे चैनल में पहली बार हैं तो आप बिल्कुल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको और हर महीने की असाइनमेंट का उत्तर अच्छे से मिल सके। आपको अभी हमारे चैनल के माध्यम से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का भी बनने जा रहा है और आपका राजनीति का भी बनेगा, कॉमर्स का भी बनेगा, इसलिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें ताकि आप अच्छे से बिल्कुल कहना चाहिए आप उत्तर आपको 100% सत्य उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से मिलेगा। भूगोल का मैं ऐसा उत्तर बता रहा हूँ जो एकदम बेस्ट उत्तर है। अभी तक आप लोगों पूरे प्रश्न का उत्तर आपको किसी भी माध्यम से नहीं मिला होगा, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से पूरे प्रश्नों को उत्तर हम बता रहे हैं, पूरा नक्शा मैप सहित हम आपको बता रहे हैं, चित्र बना बना करके हमारे चैनल आपको समझा रहा है। प्रश्न तीसरा, विकासशील देशों के नगरीय बस्तियों की जो समस्या है वो लिखिए बोला है। तो उत्तर है यहाँ पर, विकासशील जो देश होते हैं, बड़े बड़े जो देश होते हैं, वहाँ पर गंदगी भरमार होती है, नाली बजाते रहती है। आप लोग देखे होंगे बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, बहुत सारे नालियाँ रहती है, गंदगी से भरा होता है, किनारे जो रहते हैं बहुत सारे कूड़ेदान वगैरह में गंदगी भरा पड़ा रहता है। मतलब विकास तो रहता है, डेवलप तो रहता है, सुविधाएं तो रहती है, लेकिन समस्या भी बनी रहती है। जैसे हम देखा जाए तो वहाँ पर हैंडपंप वगैरह में पानी कम रहता है, वहाँ पर नदी का पानी को फिल्टर करके लाया जाता है, डैम का पानी पिया जाता है। माने कुल मिलाकर हम कहें तो नेचुरल वाटर पीते जरूर, लेकिन फिल्टर करके लाया जाता है। पहला हम कहें तो शुद्ध पानी की कमी रहती है। दूसरा होती है नगरों की साफ सफाई में भी कमी रहता है, गंदे नालियों में गंदगी की भरमार भरा रहता है, मच्छरों की भरमार रहती है। तीसरा, नगरों की जनसंख्या में भारी वृद्धि, नगर में बहुत सारे लोग रहते हैं, इतना जनसंख्या भारी वृद्धि रहता है कि मकान ढूंढने को नहीं मिलता है, किराएदार भटकते रहते हैं, मकान नहीं मिलते रहते हैं उन लोग को। तो इस तरह से मकान की भी कमी होने लगती है। अगर हम इसी तरह से बड़े बड़े विकासशील, भारत के विकासशील नगर जैसे महाराष्ट्र मुंबई की बात करें तो वहाँ पर एक कमरे में कहना चाहिए 4-4 फैमिली रहते हैं, कहना चाहिए बिल्कुल। इस्लाम एरिया की बात करें तो इतना घना बसाहट है, कहना चाहिए इस तरह से बहुत सारी अभाव है, कहना चाहिए। पांचवा बिंदु है कानून व्यवस्था की समस्या बनी रहती है, आए दिन बड़े बड़े दुर्घटनाएं, कहीं बम ब्लास्ट हो रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो रही है, तो बड़ी बड़ी समस्याएं होती रहती, दुर्घटनाएं होती रहती है। कानून व्यवस्था बहुत ही वहाँ समस्या बनी रहती है, कहना चाहिए आए दिन अपराध क्राइम होते ही रहते हैं। छठवां है झोपड़पट्टी की समस्या रहती है। अगर विकासशील देशों की बात करें तो वहाँ गरीब लोगों के पास इतने झोपड़पट्टी रहते हैं कि पूरा एक कहना चाहिए नगर जैसा बसा होता है, लेकिन झोपड़पट्टी इतने सारे लग जाते हैं, कहना चाहिए तो वहाँ पर बहुत सारा प्रदूषण की समस्या हो जाती है, बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं लोग बाग। जो है जीवन यापन में सुविधाओं का अभाव रहती है, परिवहन साधनों ट्रैफिक का भीड़ का दबाव इतना रहता है कि घंटों लाइन में लगे रहना पड़ता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा रहता है, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, आपका भूमि प्रदूषण, सब प्रकार के प्रदूषण आपको खुली वातावरण तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। खुले में सांस लेने का तो बिल्कुल सपना ही छोड़ दीजिए विकासशील देशों में। तो घूमने फिरने के लिए खुली जगह, वातावरण, खुला हवा की अभाव रहता है, तो बहुत सारी समस्या है विकासशील देशों में। ठीक, अब आती है प्रश्न तीसरा के बाद प्रश्न चौथा की बात करते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि हम इतना मेहनत से बिल्कुल आपके लिए एकदम चुनिंदा बेहतरीन बेस्ट आंसर हम निकाल के ला रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में एक बार थैंक यू बोल दीजिए। प्रश्न चौथा, पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक होती है? जो पत्तन होती है, पत्तनों का वर्गीकरण उनकी स्थिति के आधार पर कीजिए बोला है। तो यहाँ पर हम उत्तर बता रहे हैं,
स्थल से जल मार्ग अर्थात समुद्र किनारे का जो मार्ग होता है जो अलग अलग स्थानों को जोड़ता है और जल मार्ग से सीधे आवागमन की सुविधा रहती है, ये जगह जो है एक प्रकार से पत्तन कहलाता है। जल परिवहन सुलभ और सस्ता साधन होने के कारण व्यापार के लिए माल का ढुलाई के लिए पत्तन अधिक महत्वपूर्ण होता है। आंतरिक पत्तन की हम बात करें तो ऐसे पत्तन जो समुद्र से दूर होते हैं, इन आंतरिक पत्तनों को किसी नदी या नहर द्वारा समुद्र तक जोड़ा जाता है। जैसे कि स्वेज नहर का एग्जाम्पल आप सुने होंगे। स्वेज नहर में इतने सारे जहाज चलते हैं जो समुद्र से जोड़ा गया है। इससे स्थल के आंतरिक भागों तक जहाजों का आना जाना आसान हो जाता है। इसी तरह से हम अगर बाह्य पत्तन की बात करें, जैसे गहरे समुद्र में बनाया जाता है, ये वास्तविक पत्तन से दूर रहते हैं। बड़े बड़े जहाज समुद्री तलछट के कारण आंतरिक पत्तन तक नहीं जा सकते, अतः इसके लिए गहरे समुद्रों में बाह्य पत्तन बनाया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। अटापो पत्तन, ये पत्तन दूसरे देश से आने वाले माल का केवल संग्रह करते हैं, जैसे यूरोप का साटडम और कोपेनहेगन। आपका नौसैनिक पत्तन, इन स्थानों पर केवल नौसेना के लड़ाकू जहाज रखे जाते हैं, जहां पर कहना चाहिए जो जल सेना होती है वो वहाँ पर बड़े बड़े अपना सामरिक अस्त्र शस्त्र के साथ वहाँ पर लैंस होते हैं और बिल्कुल तैनात रहते हैं और युद्ध अभ्यास किया जाता है। जैसे भारत का कोच्चि में हो गया, आपका उड़ीसा बॉर्डर में हो गया आपका। तो इस तरह से कहना चाहिए ये है आपका पत्तन के बारे में बताया गया है। एक प्रकार की विशेष बंदरगाह है मान के चलिए। अब हम अगर इसमें बात करें यहाँ पर प्रश्न 5वां के उत्तर का, तो 5वां का उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहली बार बेहतरीन मिल रहा है। ध्यान दीजिए, हमारा चैनल आपको मैप बना करके दिखा रहा है अब तक का सबसे बेस्ट चैनल, बेस्ट आंसर। इसलिए हम आपको बता दें यहाँ पर कि इसलिए हमारा चैनल आपको 100% सही और सही गाइडेंस देता है, सारगर्भित उत्तर देता है। इसलिए आप कॉन्फिडेंस के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हर महीने का, हर सब्जेक्ट का, हर प्रश्न का बिल्कुल बेहतरीन आंसर आपको मिल सके। भले ही हम देर से आंसर बनाते हैं, क्योंकि हमको सभी को कवर करना रहता है, सभी विषय का, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप बनाते हुए चलते हैं। लेकिन आपसे हम बता देते हैं आपको कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको सबसे बेहतरीन और सत्य आंसर ही मिलेगा। तो प्रश्न 5वां का उत्तर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पूरे वर्ल्ड का मैप मैंने बनाया आपके लिए और इसमें अलग अलग महाद्वीप को मैंने बनाया, लेकिन प्रश्न जो अथवा में जो बोला है उसको मैं यहाँ पर दर्शाया हूँ। कर्क रेखा देखिए, भारत से गुजर रही है कर्क रेखा जो है आपको कहना चाहिए, और नॉर्थ अमेरिका के आपको बॉर्डर से गुजर रही है कहना चाहिए, किनारे से, इस तरह से अफ्रीका से भी जा रही है। तो ये कर्क रेखा और प्रश्न में पूछा गया था, सीधी लाइन जो देख पा रहे होंगे। उसके बाद मुंबई, भारत के किनारे में मैंने नीचे साइड में मुंबई बना दी, जो बिंदु है गुजरात से थोड़ा नीचे में। अब उसके बाद रियो डी जेनेरो की बात करें तो ये ब्राजील में है, साउथ अफ्रीका में है आपका कहना चाहिए, साउथ अमेरिका में रियो डी जेनेरो। और अपन इसमें अगर पेरिस की बात करें तो आपका यूरोप महाद्वीप में ये किनारे है, आप देख लीजिए, अफ्रीका के ऊपर में मैंने बनाया पेरिस का बिंदु। व्लादिवोस्टोक की बात करें तो ये रूसिया का एक कहना चाहिए मंगोलिया के ठीक ऊपर का एक स्थान है। व्लादिवोस्टोक बहुत बड़ा स्थान है कहना चाहिए। तो ये हमारी स्क्रीन पर आपको सबसे पहले मैप के द्वारा दिखाया जा रहा है आज तक का पूरे छत्तीसगढ़ में। तो हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहें, इस तरह से विश्वसनीय उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।